गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से कर रहे होंगे पढ़ाई। तो आज हम करते हैं रिवाइज इंडेस 32। बेसिकली ये एक सीरीज है 3 इंडेस की, इंडेस 32, 109 एंड 107। 32 जो डील करता है वो डील करता है आपके प्रेजेंटेशन से कि हमें प्रेजेंट कैसे करना है। फिनंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं वो डिस्कस करेंगे हम आगे वीडियो में। एंड आफ्टर डेट 109 आपका हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड मेजर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये बेसिकली आपकी अकाउंटिंग से डील करता है कि अकाउंटिंग किस टाइप से करनी है, कि किस तरह से अकाउंट मेंटेन करने हैं हमें इंडेस 32 के अंडर। और 107 आपका डिस्क्लोजर से डील करता है कि हमें बैलेंस शीट में क्या डिस्क्लोजर देना है, तो इससे वो डील करता है। ओके, तो इस वीडियो में ओनली हम इंडेस 32 रिवाइज करेंगे, उससे अगली वीडियोस में आगे का स्टेप वी विल रिवाइज। ओके, द फर्स्ट थिंग कि इंडेस 32। तो इंडेस 32 डिफाइन करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं और फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती है। इसके बाद ही हम इनकी अकाउंटिंग कर पाएंगे, बिकॉज अगर हमें नहीं पता होगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या है, तो कैसे हम उन चीज़ों की अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो डेट्स वाई दिस इज़ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट डेफिनेशन, दिस इज़ लाइक इफ़ आई से इन ब्रीफ कि इस इंडेस में क्या है। इस इंडेस में ओनली डेफिनेशन गिवन है कि इस चीज़ की क्या डेफिनेशन है, फाइनेंशियल एसेट्स की क्या डेफिनेशन है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या है और कंपाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं इंडेस 32 के अंडर। तो बहुत ईजी सा है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि इस किसे कहते हैं, कि लाइक मे बी सम थ्योरी टाइप, बट या यू हैव टू स्टडी बिकॉज दिस इज गिवन इन ICI स्टडीमेट 125 पेजी चैप्टर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लाइक 20 to 25 मार्क्स इन एग्ज़ाम। तो ये मोटिवेट करता है काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए। तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक है, लाइक तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। तो एक तो आप रट्टे मार लो डेफिनेशन का कि क्या होता है, बट इफ़ आई एक्सप्लेन दिस कि क्या होता है एक्चुअली में। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा इंडेस 32 बताता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़। ओके, ये एक पार्टी हो गई, पार्टी 1। ये दो वाली पार्टी नहीं हो रही यहाँ पे, ये है पार्टी 2। ओके, पावरिंग नहीं चल रही है, ये ओनली पार्टी है। तो इंडेस 32 बताता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी, ठीक है। ये हो सकता है फाइनेंशियल एसेट्स, एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट्स होगा, तो वहीं दूसरी पार्टी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी होगा। तो अब आपका डाउट होगा कि फाइनेंशियल एसेट्स किसे कहते हैं और फाइनेंशियल लायबिलिटी किसे कहते हैं। तो ये हम सब डिस्कस करेंगे अलोंग द वीडियो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कि एज पर इंडेस 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। इट कैन बी फाइनेंशियल एसेट्स फॉर वन पार्टी। इसके लिए एसेट्स हो गया, ये अपनी बैलेंस शीट में इसे एसेट्स की तरह दिखाएगा। और ये हो गया इसके लिए लायबिलिटी, ये अपनी बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटी या इक्विटी की तरह दिखाएगा। तो सिंपल है। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज पर इंडेस 32। तो ये बहुत सिंपल है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, फाइनेंशियल एसेट्स फॉर द वन पार्टी और लायबिलिटी फॉर अदर पार्टी। अब सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं कि ये मिस्टर एक्स है, इसने वाई को गुड सोल्ड की, और तो गुड सोल्ड करेगा तो ये
मिस्टर एक्स के लिए डेटर बन जाएगा, ओके। इसके लिए डेटर बन जाएगा वाई, इसके लिए ये लायबिलिटी बन जाएगा, पेबल क्रेडिटर बन जाएगा मिस्टर एक्स। तो सिंपल है कि एक के लिए एसेट्स होगा तो दूसरे के लिए लायबिलिटी होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठाओ, देखो कि ये दो पार्टीज है और उनके बीच में जो भी है, जो ट्रांजेक्शन है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक के लिए एसेट्स बनेगा, एक के लिए लायबिलिटी बनेगा। अब एसेट्स क्या एसेट्स में क्या कवर है, लायबिलिटी में क्या कवर है, इक्विटी में क्या कवर है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स किसे कहते हैं, ओके। तो अब आ गए हम फाइनेंशियल एसेट्स पे कि फाइनेंशियल एसेट्स है क्या, ओके। फाइनेंशियल एसेट्स, तो फाइनेंशियल एसेट्स में अगर हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें फर्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश, ओके। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स सोल्ड किए तो मिस्टर एक्स के पास राइट है, क्योंकि उसने गुड्स सोल्ड किए हैं तो वो मिस्टर वाई से कैश रिसीव करेगा। तो ये डेफिनेशन जो कॉन्ट्रैक्ट की दी हुई है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हमें उसमें कैश रिसीव होगा तो इसमें एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि आपके बिल्स रिसीव, इसमें आपके सिंपली एग्जांपल जैसे कि आपके होते हैं बिल्स रिसीवेबल, ओके। उसके बाद डेटर्स एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि जिनमें कि हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है कि हम उनसे कैश रिसीव कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एंड अदर टाइप ऑफ द सिक्योरिटी, जिनमें हमारे पास राइट है कि हम उनसे रिसीव कर सकते हैं कैश, ठीक है। सेकंड अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट वाला आई होप आपके समझ आ गया होगा कि जिसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में राइट है कि हम उस चीज़ से कैश रिसीव होगा। जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसमें हमें कैश रिसीव हो रहा है तो हम उसे कहेंगे फाइनेंशियल एसेट्स। सेकंड है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बेसिकली इसे हम क्यों फाइनेंशियल एसेट्स मानते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास अगर कैश इन हैंड है अगर कैश इन हैंड है तो हम उसे कैसे मान सकते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश नहीं। तो इसका सिंपली रीज़न ये है कि आपके पास जो भी मनी होती है, जो भी नोट होता है, तो उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का अदा करता हूँ। तो दिस इज़ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है तो आपके पास राइट है कि आप इससे कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, कैश रिसीव कर सकते हैं। कैश तो है ही वो। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके आते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में आपके लिए मार्केटेबल सिक्योरिटी में आपका राइट होता है कि आप उससे कैश रिसीव कर सकते हैं, कि आपने अगर कहीं पे पैसे लगाए हैं तो उन्हें आप रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आता है बैंक बैलेंस। अगर बैंक बैलेंस की हम बात करें तो बैंक से हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है कि हम कभी भी चेक डाल के या ऑनलाइन या एनईएफटी करके वहाँ से भी अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो ये थोड़ा समझने वाला है कि मानो कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, तो ये हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट्स कैसे हो सकता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि समझो कि ये आप हैं, आप तो हैं नहीं, पर मैं बना देता हूँ, ये आप हैं। आपने इस कंपनी में लगा दिए पैसे, शेयर परचेज कर लिए, ओके। तो आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू रिसीव कैश,
नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो हम सिर्फ उन्हें बाज़ार में बेच सकते हैं। तो बाज़ार में बेच के तो आपके पास कंपनी से तो कोई डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं, तो हम इन्हें फाइनेंशियल एसेट्स कैसे मान सकते हैं? देखो, अगर कंपनी का डिज़ोल्व होगी या कंपनी बैंकरप्ट हो गई या कुछ भी हो गया ऐसा कि जिससे कि आपकी जो कंपनी है उसे बंद होना पड़ेगा, तो आपके पास राइट होगा कि उसकी जो भी एसेट्स है, रेजिडुअल एसेट्स, उनमें से आप शेयर ले सकते हैं अपना। तो आपका रेजिडुअल एसेट्स में शेयर होता है, इसीलिए हम जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी होता है उससे भी हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि एक हमारी फाइनेंशियल एसेट्स है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट टू, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव अदर फाइनेंशियल एसेट्स। अदर फाइनेंशियल एसेट्स, इसमें क्या हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव अदर फाइनेंशियल एसेट्स, इसमें बेसिकली होता है कि अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, गुड सेल की है, ठीक है, अगर आपका वो डेटर है, आपका डेटर कहता है कि मैं 2 मंथ बाद आपको बिल्स रिसीवेबल दे दूँगा, तो बिल्स रिसीवेबल भी आपके लिए अदर फाइनेंशियल एसेट्स हैं, क्योंकि उससे भी आपके पास राइट टू रिसीव कैश है, तो इसीलिए ये भी आपका एक फाइनेंशियल एसेट्स बन जाएगा, बिकॉज इसमें आप एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स को ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में इन प्लेस ऑफ द कैश, ठीक है। उसके बाद आपका ये पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ अंडर द फेवरेबल कंडीशन। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली दिस इज़, कि आप ये एक तो फाइनेंशियल एसेट्स और द लाइबिलिटी अंडर द फेवरेबल कंडीशन। लाइक आई होप कि आपके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है डेरिवेटिव्स का। जब भी हम किसी भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, लाइक आप डेरिवेटिव मत समझो, तो मैं कहता हूँ कि आपसे मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज किया, सेकंड, अगर मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज किया, अब ये डेरिवेटिव मानो आप कोई भी मानो, ठीक है, ये मार्क टू मार्केट है। अब ये मार्क टू मार्केट क्या होता है, कोई भी सिक्योरिटी जिसका डेली यानी कि नॉर्मल टाइमिंग ऑफ आवर स्टॉक मार्केट और एनीथिंग, तो उसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो आपको रिफ्लेक्ट करे। यू कैन कैलकुलेट दैट थिंग कि इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है। तो आपने ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज किया, यानी कि हियर वी कैन टेक द कॉल ऑप्शन, आपने कॉल ऑप्शन परचेज किया 200 का, ओके। अगर ये बैलेंस शीट डेट पे 210 का चल रहा है कि आपने कोई चीज़ 200 रुपये में परचेज करी, बट वो बैलेंस शीट डेट पे आपकी 210 रुपये में बिक रही है, तो आपको 10 रुपये का हो गया यहाँ पे गेन। तो ये हो गया आपके लिए फाइनेंशियल एसेट्स 10 रुपये का इन बैलेंस शीट डेट। आई हैव एक्सप्लेन दिस इन वेरी सिंपल मैनर कि आपको डेरिवेटिव या फिर मैं भी ना भी आता हूँ तो फिर भी आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो ये हमने कर लिया है अपना फाइनेंशियल एसेट्स में। तो बेसिकली हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने आज स्टार्ट किया इंडेक्स 32 किससे रिलेटेड है अपना इंडेक्स 32 रिलेटेड है अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, जो कि हमें बताता है कि हाउ टू क्लासीफाई प्रेजेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो दिस index basically deals with definitions, different types of the definition. First we have read the financial instrument. Financial instrument किसे कहते हैं, contract between two parties, one have the right to receive cash, financial assets होगा, deliver to cash, financial liability होगा, और या फिर equity होगा, okay. Let's continue.